तो जनाब जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे सेहत के हवाले से बहुत सारे जो मसाइल हैं ना वो भी जन्म ले रहे हैं और इससे ज़्यादा मुतासर हमारा जो फेस है, हमारा चेहरा होता है, क्योंकि चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ ये बड़ा तकलीफ दे और परेशानी का एक मरहला होता है, ख़ास करके ख़वातीन के लिए। तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। चेहरे की हसास और नफीस स्किन पर दाने बनकर खूबसूरती को मुतासर करने का ज़रिया बनती हैं। तो गर्मी के मौसम में अपने स्किन के मसाइल से किस तरह बच सकते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स लिए जा सकते हैं, कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो हम घर में ही कर सकते हैं, लेकिन इसके रूट कॉज क्या होते हैं, पिगमेंटेशंस क्यों होती हैं, पिंपल्स क्यों निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात करेंगे इन डिटेल में। आज हमने जनाब गुफ्तगू करनी है। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदा हसन सैयद हैं जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर नदा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नदा, जैसे ही गर्मी आती है या सर्दी आती है, आपको पता है ट्रांजिशन होता है वेदर का, तो हमारे स्किन की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकलना शुरू हो जाती हैं। तो गर्मियों में बहुत सारी पिगमेंटेशंस और पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, टू टोन कलर भी होना शुरू हो जाती है। तो इसको आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो पिगमेंटेशन का बताइए, ये क्यों होती है? पिगमेंटेशन की बहुत सारी वजूहात होती हैं। मेल्स में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है। एक तो हमारा जो स्किन कलर है ना, जो हमारा जो पाकिस्तानी ब्राउन स्किन कंसिडर की जाती है, उसमें वैसे भी पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सो सबसे बड़ी वजह है सन एक्सपोजर। ठीक है, जेनेटिकली भी कुछ लोगों में होता है। आप देखो फैमिलीज चली आती हैं पिगमेंटेशन की। उसके अलावा हार्मोनल इश्यूज फीमेल्स में बहुत होते हैं। प्रेगनेंसीज में पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है फेस पे लोगों के। एक तो पिगमेंटेशन होती है जिसको हम छाई कहते हैं, वो पूरे पैचेस बनते हैं। और एक छोटे छोटे फ्रेकल्स होते हैं जो अक्सर आपने वेस्टर्न लोगों को देखा है। तो ये डिफरेंट किस्म की पिगमेंटेशंस होती हैं। पाकिस्तानी स्किन्स में भी वो पाई जाती हैं, लेकिन जनरली वो थोड़े पठान और ये कश्मीर के एरियाज़ में फ्रेकल्स ज़्यादा होते हैं। छाइयाँ भी उनमें होती हैं, लेकिन ये हमारी स्किन टाइप है बेसिकली, जिसकी वजह से होती है। जेनेटिक इश्यूज भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं और आपकी डाइट भी इस पे फ़र्क करते हैं। स्पेशली अगर आपके आयरन लेवल्स कम है, तो अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं छाइयों का, तो आपकी स्किन रिस्पॉन्ड नहीं करती इतनी अच्छी तरह से इसको। अच्छा, हाँ जी। सो बेसिकली इट्स मल्टी फैक्टोरियल, बहुत सारी वजूहात होती हैं पिगमेंटेशन की। तो इसके क्या ट्रीटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है फिर? ट्रीटमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है। आप जितनी मर्जी महंगी ट्रीटमेंट्स करा लें, इसके लिए आप अगर धूप से नहीं बचेंगे, आप अगर सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, तो ये ठीक नहीं होंगी। पिगमेंटेशन छाइयाँ परमानेंटली नहीं जाती। अच्छा। ये टेम्परेरीली जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बीपी है, आपको शुगर का इशू है, आप उसको मेंटेन करके चलते हो ना। आज तक तो कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जो आप एक दफ़ा ले लो तो सारी उम्र बीपी ख़त्म हो जाए। आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपने अपनी खुराक को थोड़ा सा चेंज करना है, आपने दवाइयाँ लेना है। इसी तरह पिगमेंटेशन को भी आप कंट्रोल करते हो, मेंटेन करते हो। एंड दैट्स वेयर वी कम इन। हम आपको बताते हैं कि वो किस तरह से करना है। डिफरेंट किस्म की पिगमेंटेशन है। कुछ लोगों की सुपरफिशियल होती है, फिर मिक्स्ड पिगमेंटेशन होती है, कुछ लोगों की डीप होती है। अब इसमें हम लेजर्स भी कर सकते हैं, हम इसमें इंजेक्शंस भी लगाते हैं डायरेक्टली इनटू द फेस। वाइटनिंग सीरम्स होती हैं जो हम लगाते हैं, एंड देन वी मेंटेन इट। मतलब डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं इसके भी, और वो देखकर पता चलता है कि आपको किस तरह की पिगमेंटेशन है और उसका कौन सा ट्रीटमेंट पेशेंट को देख के एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाते हैं और फिर उनको ये बताते हैं कि आपने घर में कैसे मेंटेन करने हैं और आपके सेशंस कितने लेंगे और कितने अरसे के बाद आपने लेना है। तो ये जो टू टोन स्किन हो जाती है गर्मियों में खास करके, इसका क्या इलाज है? टू टोन स्किन जनरली भी हो जाती है। मतलब हमारे फुल फेस अगर आप देखो, कुछ एरिया जैसे ये कॉन्वेक्स सर्फेसेस है ना, ये आपके लिप्स के पास है। सो उसमें होता यह है कि अगर आप प्रॉपर क्लेंजिंग, प्रॉपर केयर नहीं करोगे तो हर किसी को टू टोन स्किन हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ वंस अगेन सन ब्लॉक, ठीक है। दूसरा, आपने अपनी स्किन के मुताबिक मॉइस्चराइजर प्रॉपर यूज़ करना है। गर्मियों में नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत पसीना आ जाता है। हाँ, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किन।
कुछ लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है, Okay. आपने वो उसके मुताबिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। जिनकी स्किन ऑयली होती हैं दे कैन यूज़ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स इफ़ नीडेड, ठीक है। उसके अलावा रात को क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। आपने कोई मेकअप वगैरह किया हुआ है, प्लीज़ टेक इट ऑफ, बिकॉज और वो पोर्स को क्लॉग करके मज़ीद ख़राब करते हैं ना स्किन को। सो बिल्कुल आप जब सोएं तो बिल्कुल साफ़ सुथरी स्किन के साथ सोएं। सुबह भी यूज़ अ सन ब्लॉक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी डाइट का ख्याल रखें, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें बड़े अच्छी वाइटमिनस और आयरन और इस तरह की चीज़ें होती हैं दैट एक्चुअली हेल्प विद योर स्किन। और ठंडा पानी जब अल्लाह की तरफ से ये होता है कि जो हम 5 वक्त वज़ू करते हैं उसमें अगर आप ठंडे पानी के साथ हाँ वो करें तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन आजकल ये चल भी रहा है कि बाउल में पूरे वो बर्फ डाल के और वो पोर्स को भी आपको आपके टाइटन करेगा, आपके स्किन को भी टाइटन करेगा। करता है ये? हाँ जी बिल्कुल, इट हेल्प्स यू। अच्छा। इट डज, बट देन अगर आपकी स्किन ड्राई है उसके बाद यू नीड टू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र। अच्छा, ये नहीं है कि आपने फेस पे वो कर दिया पानी के साथ करके और फिर बैठ गए। अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो मज़ीद ख़राब होगी स्किन। लेकिन आजकल बहुत सारे डॉक्टर नादा आपने देखिए कि सीरम्स हम लोग खुद ही यूज़ कर रहे होते हैं घर पे। बहुत सारी लड़कियां भी हैं वो देखती हैं कि वीडियोस आ रही हैं, ये सीरम इसके लिए यूज़ कर ले, ये सीरम इसके लिए यूज़ कर ले। गर्मियों में क्या करने चाहिए सीरम्स यूज़, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारी स्वेटिंग हो रही होती है, ऑयल निकल रहा होता है स्किन के अंदर से भी। ये हर किसी का नहीं निकलता ना ऑयल। अब कुछ लोगों की बहुत ड्राई स्किन होती है, वो गर्मियों में भी उनको मॉइस्चराइजेशन करने की जरूरत किस तरह के सीरम यूज़ जो है वो डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे, ठीक है। कुछ लोगों की फॉर एग्जांपल अगर आपकी पिगमेंटेशन वाली स्किन है और आपकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, जैसे दाने निकलते हैं वो दानों वाली नहीं है, तो आप आराम से विटामिन सी सीरम सुबह लगा सकते हैं। बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखनी पड़ती है विटामिन की कितनी है उस, और वो फिर आपको कोई प्रॉपर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर या कोई एस्थेटिशियन या डॉक्टर ही बता सकते हैं, और वो आप लगाएंगे और दैट एक्चुअली प्रिवेंट्स जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज होते हैं। जब आप सुबह में विटामिन सी सीरम लगाते हो तो वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीजन रेडिकल्स जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी में बनते हैं बिकॉज ऑफ द सन, वो नहीं होने देता, वो इट एक्चुअली रियली हेल्प्स। और फिर उसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगाएं, स्क्रीन उसके ऊपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सन ब्लॉक इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, कोई भी नहीं उठा के आप लगा सकते हैं। ओके, तो वो कैसे पता चलेगा? वो डॉक्टर के पास जाकर ही पता चलेगा या हम घर पे भी खुद टेस्ट कर सकते हैं? टेस्ट देखिए, अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो यूज़ अ जेल बेस्ड या इवन पाउडर फॉर्म में सन ब्लॉक्स आए हुए हैं। ओके। और अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप क्रीमी सन ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट इट रियली डिपेंड्स कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। अगर कोई प्रमोशन हो रही है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप प्लीज़ उसको यूज़ नहीं करें जब तक आपकी स्किन टाइप का आपको पता नहीं, क्योंकि वो चीज़ नहीं सूट करेगी। तो आपके पास पेशेंट्स आते हैं जो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं और बहुत सारे हो जाते हैं, रैश होते हैं, स्किन जली हुई होती है, बहुत ख़राब हालत में आता है, और गलत प्रोडक्ट्स यूज़ करके एक्ने भी इनका होता है। सो एक्ने प्रोन स्किन की रिजीम ही डिफरेंट है, ड्राई स्किन के रिजीम डिफरेंट है, नॉर्मल स्किन के रिजीम डिफरेंट है, एंड यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप बेसिकली। अच्छा, जैसे डॉक्टर नादा आपने विटामिन सी की बात की है, नाइसिनामाइड भी बहुत ज़्यादा आजकल है, देन हाइलुरोनिक एसिड का भी बहुत ज़्यादा आजकल सुन रहे हैं, रेटिनॉल का बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि वो लगाएं, रिंकल्स और फाइन लाइंस जो हैं आपकी वो एंटी एजिंग है वो वाकई इट इज़ रेटिनॉल। अब ये जो सिरम्स हैं, अब नाइसिनामाइड आपके पोर्स को भी ब्लॉक कम करता है, श्रिंक करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स विद आपके स्किन टोन भी बेहतर करता है, थोड़ी सी ड्राइनेस करता है वो, लेकिन ग्लो भी आती है उससे। अब वो जिनका एक्ने प्रोन स्किन है दे कैन यूज़ नाइसिनामाइड। रेटिनॉल भी यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉल थोड़ी सी एजिंग स्किन में अगर आप यूज़ करें इट्स बेटर। बेसिकली विटामिन ए से डिराइव हुआ है, इसका हल्के से, अब इसकी डिपेंड करता है कि आप कंसंट्रेशन क्या यूज़ कर रहे हो। ऑलवेज स्टार्ट विद द लोएस्ट कंसंट्रेशन, बिकॉज ये स्किन को इरिटेट करता है, स्किन नीड्स टू गेट यूज्ड टू इट। और वो भी कहते हैं कि पी साइज का यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना। बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना होता। यू हैव टू यूज़ अ पर्टिकुलर अमाउंट। मैं जनरली लोगों को कहती हूँ 2-3 ड्रॉप से साइड पे लगा लें, 2-3 इस पे, और जस्ट मसाज इट इन। तो येस इट डज कॉज एंटी एजिंग, लेकिन जैसे लोग समझते हैं ना कि कोई मिरेकल हो जाएगा 10 दिनों में, ऐसे नहीं होता। आपकी कोलेजन बनते बनते, क्योंकि आपकी एंटी एजिंग कैसे होती है, आपके न्यू ब्लड वेसल्स बनते हैं आपकी स्किन में, कोलेजन बनती है, टाइप 1 कोलेजन बनती है, दैट
इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है जो महीना 2 महीना लगाता है, तो यू हैव टू यूज़ द सीरम्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि नहीं जी, अच्छा हफ्ते बाद रिजल्ट ही नहीं आया, समझ ही नहीं आ रही, इतने महंगे क्यों यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स, बट यू हैव टू यूज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और रेटिनॉल प्लीज़ मैं सबको ये बताऊंगी कि सिर्फ रात को लगाना है। अच्छा, रेटिनॉल आप प्लीज़ दिन में नहीं लगाएं, वो आपकी स्किन को धूप के साथ रिएक्ट करके बर्न करेगा। हाँ। सो जो लेटेस्ट रिजीम है, द बेस्ट रिजीम, विटामिन सी सीरम इन द मॉर्निंग, और उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन आपने देखनी है आप कितना यूज़ कर रहे हो, एंड रेटिनॉल्स एट नाइट, रेटिनॉल इन द नाइट लगाना है। और दूसरा ये कि रेटिनॉल पूरे वीक में 2 दिन मैंने तो सुना है कि इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। कुछ सीरम्स हैं जो आप डेली लगा सकते हो। अच्छा, ठीक और है। कुछ हैं जिनकी कंसंट्रेशन हायर है, देन यू कैन यूज इट ट्वाइस इन अ वीक। वो रियली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन इनमें भी मैंने देखा है कि क्रीम फॉर्म में भी है, कुछ सीरम फॉर्म में भी है। सीरम फॉर्म में जो होता है दैट इज जनरली मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, क्रीम फॉर्म में भी होता है, लेकिन वो पे बहुत माइल्ड होता है। सही। वो आप रोज रात को लगा सकते हैं। इट टेक्स अ लॉट लॉन्गर फॉर दैट टू वर्क। जी। तो ट्रीटमेंट्स पे अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट्स पे आ जाते हैं कि किस तरह के ट्रीटमेंट्स लड़कियों को लेने चाहिए, या जो ख़वातीन हैं जो घर में रहती हैं जिन्होंने हर टाइम चूल्हे के पास रहना है, तो वो किस तरह की ट्रीटमेंट्स ले सकती हैं? इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन अगेन। Okay. सबसे ज़रूरी चीज़ है आप हाइड्रा फेशियल ज़रूर कराएं। सही। एक मेडिकल ग्रेड फेशियल है जिससे आपके सारे जो पोर्स क्लॉग अप हुए होते हैं, डर्ट अंदर से वो निकाल के खींच देता है, और स्किन आपकी साफ सुथरी होती है। फिर सीरम्स आपकी स्किन के मुताबिक जो उसमें लगाते हैं वो बहुत अच्छे आपकी स्किन पे ग्लो भी आती है। एंड देन यू नीड टू मेंटेन इट। यहाँ पे मैं एक ये बात करती चलूँ, लोग ये समझते हैं कि जो ट्रीटमेंट्स हैं बस हमें एक दफ़ा करा लें, उसके जो 4-5 सेशंस हैं ले लें और फिर सारी उम्र के लिए हो जाएगा। सही। ऐसे नहीं होता। आपकी एजिंग चल रही होती है थ्रू आउट। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एक्सपोज्ड होती है धूप से? आपका फेस। सो ऑब्वियसली 2 किस्म की एजिंग होती है। एक इंट्रिंसिक एजिंग होती है जो आपकी जेनेटिक एजिंग होती है, जो अल्लाह की तरफ से जीन्स में आपकी एजिंग है। एक एजिंग होती है एक्सट्रिंसिक, जो एनवायरनमेंट धूप की वजह से होती है, जो आप अगर ख्याल नहीं रखते, आप मॉइस्चराइज नहीं प्रॉपर करते, तो उस वजह से होती है। इंट्रिंसिक एजिंग का तो हम डाइट के साथ थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रिंसिक एजिंग तो हमारे हाथ में है ना, वो तो हम ख्याल कर सकते हैं। हम अच्छा सन ब्लॉक लगा के, प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगा के, तो उसके साथ हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग योरसेल्फ। देयर इज़ नो मैजिक वॉन्ड। अपना स्किन का ख्याल रखोगे। अब आप इट्स लाइक सेइंग कि मैंने एक दफ़ा स्केलिंग करा ली है, अब सारी उम्र मैंने स्केलिंग नहीं करानी। आपने दांत भी ब्रश करने हैं उसके बाद, यू नो। सो इट्स द सेम विद स्किन। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट बिकॉज एजिंग चल रही है, यू आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। दूसरी बात ये कि हर किसी की स्किन, ज़रूरी नहीं है कि आज आपने एक ट्रीटमेंट लिया है उससे आपकी स्किन बेहतर हुई है तो सेकंड टाइम भी उसी से बेहतर हो। अच्छा, उस टाइम पे जब आप अभी कराएंगी, मैं आपको कहूँगी आप हाइड्रा फेशियल करा लें, हल्की सी कोई ग्लो पील करा लें, व्हाटएवर। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कमिंग टू मी विद अ पिगमेंटेशन, तो मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगी ना। और यू कमिंग टू मी विद एक्ने, तो मैं फिर उसके मुताबिक आपको बताऊंगी कि क्या करना है। सो आपकी स्किन केयर रूटीन और आपके ट्रीटमेंट्स are interlinked होते हैं ना। it depends on the condition of your skin at that time, कि किस तरह की होती है। अगर आपकी एक्नी प्रोन है तो फिर वो एक्नी के हवाले से ही फिर आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये नहीं कि फिर आप हाइड्रा फेशियल कराएं और आपकी छुट्टी हो जाएगी। हाइड्रा फेशियल भी अगर आप कराएं तो फिर वी गोइंग टू यूज सीरम्स जो एक्ने के लिए बेहतर होता है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि हाइड्रा फेशियल इज जस्ट अ वन थिंग जिसपे सबको एक ही जैसे सीरम्स यूज होते हैं। ऐसे नहीं होता। ओके, डिफरेंट स्किन मिसकॉन्सेप्शन ही है सब लोगों की फिर। जी, डिफरेंट स्किन्स के ऊपर डिफरेंट सीरम्स यूज होते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो हाइड्रा में डिफरेंट सीरम्स यूज होंगे। डिफरेंट उसके अंदर जो सक्शन होती है उसके अंदर हम स्पेशल पील्स डालते हैं, वेरी माइल्ड वंस, तो वो डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए डिफरेंट होती हैं। ओके जी, इट्स नॉट द सेम फॉर एवरीबडी। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना हाइड्रा के बाद हमें ये प्रॉब्लम हो गया, वो हो गया, इट्स बिकॉज द राइट सीरम्स आर नॉट बीइंग यूज्ड।
जी। और वो भी उन लोगों के साथ, उन लोगों के पास जाते होंगे जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। बहुत क्वैकरी भी तो इस चीज़ में भी आ गई हुई है ना, हर कोई फिर अपने वो सैलून्स बना के बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरा ये हाइड्रा फेशियल्स में भी बहुत ज़्यादा फेशियल, जैसे अजीब से नाम है, पता नहीं वो कैसे कैसे, और देन PRP भी है, स्किन की PRP भी होती है, उसकी से क्या फ़ायदा हो सकता है हमारे स्किन को? बेसिकली PRP आपका हम ब्लड लेते हैं, उसमें से उसका येलो पार्ट सीरम निकालते हैं जिसमें बहुत सारे प्लेटलेट्स होते हैं। आपकी स्किन में कहीं भी जब कोई किसी किस्म की भी इंजरी होती है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं और आपकी कोलेजन बनती है, आपकी स्किन हील होती है, रिजेनरेट होती है एनीवेयर इन द बॉडी। तो हम उस बेस पे चलते हैं कि हमने वो आपके प्लेटलेट्स निकाले, हमने बॉडी को, अब बॉडी को तो नहीं पता ना कि झूठ मूठ का हम कर रहे हैं या वो सच्ची में इंजरी हुई है, तो जब हम उसको एक कंट्रोल्ड इंजरी देते हैं, इट्स अ कंट्रोल्ड इंजरी। अच्छा, वो जब देते हैं तो बॉडी को लगता है कि यहाँ तो इंजरी होगी, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स उधर भेजो बहुत सारी केमिकल्स वहाँ पे आपके बॉडी के आते हैं जो हील करते हैं, उससे आपकी एंटी एजिंग होती है, स्किन टाइट होती है, फाइन रिंकल्स बेहतर होते हैं, डार्क सर्कल्स बेहतर होते हैं, ग्लो आती है स्किन में, एंड इट एक्चुअली आपकी एजिंग को डिले भी करती है अगर आप इसके रेगुलर सेशंस लो। अच्छा, एंड आई टेल एवरीबडी इट इज़ योर ओन ब्लड दैट वी आर इंजेक्टिंग इनटू योर फेस। इसका क्या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना, आपके अपने ग्रोथ फैक्टर्स हैं और वो अंदर से आपको हील कर रहे हैं। सही। और ये क्या इंजेक्शन के थ्रू होता है या इंजेक्शन के थ्रू भी होता है, विच मेरे ख्याल में अगर इंजेक्शन और माइक्रो नीडलिंग, अब माइक्रो नीडलिंग भी हर स्किन पे नहीं हो सकती। अच्छा, एक्ने प्रोन स्किन पे हम नहीं करते, एक्टिव एक्ने पे नहीं करते, लेकिन अगर आप इंजेक्शन के साथ माइक्रो नीडलिंग करें, अगर आपकी स्किन इस कंडीशन में है कि माइक्रो नीडलिंग हो सके, तो दैट इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन। इंजेक्ट भी करें, माइक्रो नीडलिंग भी करें समटाइम्स। अब जैसे एक्ने प्रोन स्किन है उसमें हम PRP करते हैं तो एक्ने बहुत बेहतर हो जाता है, पीपल हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अदर ट्रीटमेंट्स। PRP is being used in heart transplants, in dental implants. PRP में नॉन हीलिंग अल्सर्स जो होते हैं डायबिटिक्स में, जो वुंड उनके हील नहीं हो रहे होते हैं, उसमें यूज़ हो रही है। आपके नीज जहाँ पे इंजरी हो जाती है, स्पैज्म हो जाते हैं, उसमें यूज़ हो रही है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में यूज़ हो रही है PRP। वाह, क्या बात है। और ये हर कोई करवा सकता है, इसकी कोई एज लिमिट कैन गेट इट डन। हमने सिर्फ आपके प्लेटलेट्स देखने हैं कि कैसे हैं। लेकिन एज लिमिट है कि मतलब ये कोई भी नहीं है? आपके सिर्फ हमने ये देखना है कि प्लेटलेट्स कितने हैं। आपके प्लेटलेट्स अगर नॉर्मल हैं तो यस वी कैन एब्सोल्युटली डू इट। क्या बात है। बड़ी ही जो है जिद्दत आती जा रही है जनाब इस चीज़ में कि आप किस तरह अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं और कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स लेकर आप अपनी स्किन की बेहतर टेक केयर कर सकते हैं और तमाम पे जितने भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी ख़त्म हो सकती हैं। डॉक्टर नादा हसन सैयद हमारे साथ मौजूद थी, एस्थेटिक फिजिशियन है डॉक्टर नादा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, और बहुत अच्छी टिप्स डॉक्टर नादा हमें दे के जा रही हैं कि किस तरह आप अपनी स्किन का ख्याल रखना है।